क्या हाल है? बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि वो ड्रीमिंग का जो आपका 4 मेथड का फॉर्मूला है उसके बारे में बताइए आप। खवातीन के साथ ज्यादातर ये उस वक्त होता है जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है। बच्चे को पालो, मियाँ को पालो, सास ससुर को पालो, घर वालों को पालो, उनका ख्याल रखो, बस ये अब मेरी लाइफ हो गई। ड्रीम्स अपने सारे साइड पर। यार इंटरव्यू हो रहा है मेरा, खुश हूँ मैं। इंटरव्यू हो रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। ऐसे ही पूछे क्या पूछना है। क्या किया तुमने? बीकॉम किया है। क्या किया तुमने? ये लास्ट जॉब कहाँ करते थे? डेल्फी में। क्यों छोड़ दिया? बस योगा, यूं करेगा तो यूं हो जाएगा, ये करेगा तो ये होगा, रिपोर्ट जनरेट होगी, योगा योगा योगा। तो आप में से है कोई जो इस वक्त देख रहा है इसको, सोच रहा है कि हाँ यार बिल्कुल ऐसी हुआ मेरे साथ, तो आपको दोबारा से अपने ड्रीम्स को रिविजिट करना है, क्योंकि अब आपको 4 स्टेप समझ में आने वाले हैं, तो अब आपका चांस 100% बेहतर होने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट हमारा था कॉफ़ी वगैरह के ओनर मुश पंजवानी के साथ। हमने इसमें बात करी 4 स्टेप्स के फॉर्मूले के ऊपर, जो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करा उस फॉर्मूले के तहत करा, और आप लोगों को सिखाएंगे किस तरह जो है वो कोई भी इंसान आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे कोई चीज़ को अचीव कर सकता है। सेकंड, जो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हैप्पीनेस की साइकोलॉजी क्या होती है, कि कोई भी इंसान खुश कैसे रहता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंसान कर सकता है अपनी खुशी के लिए, और अपनी ज़िंदगी में खुशी को कैसे ऐड कर सकता है। तो अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी को ऐड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आइए इस पॉडकास्ट को देखते हैं मुश पंजवानी के साथ। थैंक यू सो मच। तो सर, आपकी माशाल्लाह पर्सनल भी एक्सेलेंस किया आपने जब आप सेल्स और हैप्पीनेस कोच बने, और उसके बाद कॉफी वगैरह में भी हमने देखा कि तेजी से आपका ग्राफ ऊपर गया। तो इसके पीछे आप कहते हैं यही फाउंडेशन है बेसिकली। तो व्हाई नॉट कि हम इसी के ऊपर ज़्यादातर बात करें। और सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि वो ड्रीमिंग का जो आपका 4 मेथड का फॉर्मूला है उसके बारे में बताइए आप। उसके बाद आप साथ में जो पॉजिटिव उसकी बात करें माइंडसेट की, वो कैसे डेवलप होता है। तो पहले ड्रीमिंग वाला। बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं। इनफैक्ट अभी कमिंग सैटरडे को हमारा कॉफी वगैरह का एंटरप्रेन्योर्स क्लब लॉन्च हो रहा है पहली मर्तबा। CW एंटरप्रेन्योर्स क्लब। वो इसीलिए है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। वही जो अभी आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो हम अपने कॉफी वगैरह में करने वाले हैं। और हर महीने में एक मीटअप हुआ करेगा जिसमें मैं अपनी टिप्स शेयर किया करूंगा और किसी एक्सपर्ट को बुला के। तो इस दफा जो टॉपिक है उसका नाम तो हमने रखा है गोल सेटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन वो वही सेशन है जो होगा 4 स्टेप्स वाला। तो कभी हम उसको कहते हैं 4 स्टेप्स फॉर सक्सेस, कभी हम उसको कहते हैं गोल सेटिंग फॉर सक्सेस, कभी हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस करना है तो हम कहेंगे गोल सेटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। वो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होगी तो हम कहेंगे गोल सेटिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग इंडिविजुअल्स। कहानी अंदर वही है, टॉपिक अलग होता है। वो 4 स्टेप्स क्या होते हैं? 4 स्टेप्स ये होता है कि ड्रीम होता है पहला स्टेप, जो कि बहुत ही आसान है, सब लोग करते हैं ड्रीम। क्या ड्रीम है आपका सबसे बड़ा? हाँ, मेरा ड्रीम कि मैं लोगों के काम आ सकूं। दूसरा, अपनी बिजनेस के अंदर टॉप 10 कंपनीज में लेके जा सकूं अपनी कंपनी को, यूएस की। ये मेरा ड्रीम है ना? तो ट्रैवल करने का ड्रीम है? बिल्कुल है। दुनिया देखने का ड्रीम है? बिल्कुल। तो ड्रीमिंग आसान है ना। आपने मुझे 2-3 ड्रीम गिनवा दिए, थोड़ी टाइम मिलेगा आपको तो आप 10 ड्रीम गिनवा देंगे। आमतौर पे बहुत सारे लोग, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग पूछता हूँ क्या ड्रीम है तो वो उनको याद ही नहीं होता है कि सोचना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में इस वक्त कोई ड्रीम है ही नहीं। और पता चल जाता है कि अच्छा ये वजह है जो इनकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। ये वजह है कि जब ये इंसान बात करता है तो सुबह उठता है तो लगता है कि बस ऐसी लाइफ गुजर रही है। एक हफ्ते बाद मिलो तो भी लाइफ वैसी होती। तो क्या वजह है कि उससे पूछा कि ड्रीम्स क्या है भाई लाइफ में? तो कुछ लोगों ने ड्रीम देखना ही छोड़ दिया होता है, क्योंकि वो उस स्टेज में आ चुके होते हैं लाइफ के कि वो अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप कर चुके होते हैं। हालांकि कौन सा स्टेज होता है? 30 साल वाला भी है, उसमें 35 साल वाला भी है, 40 साल वाला भी है। वो ऑलरेडी अच्छा सर, कुछ बड़े दिमाग में गिव अप कर चुके भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच ही नहीं पाते। नहीं, बचपन में सब सोचते हैं, स्कूल में सोचते हैं, कॉलेज में सोचते हैं, किसी को देख के इंस्पायर होते हैं और कहते हैं मुझे भी ऐसा बनना है। कोई सिंगर बनने का ड्रीम करता है, कोई एक्टर बनने का ड्रीम करता है। मैं शाहरुख खान बनूंगा, मैं बैटमैन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं रॉक स्टार बनूंगा, मैं मोहम्मद अली बॉक्सर बनूंगा। बड़ी बड़ी चीजें लोग ड्रीम करते हैं, बचपन में कॉलेज तक कर रहे होते हैं।
यूनिवर्सिटी में भी कर रहे होते हैं कि हैं। यूनिवर्सिटी से निकल के आजकल सबसे कॉमन ड्रीम क्या है, अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा, बिल्कुल। मिलियनर बनूंगा, बहुत हाँ। पैसा बनाऊंगा, जबरदस्त लाइफ होगी, ट्रैवल करूंगा। सबसे कॉमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं वो ये ड्रीम होता है। फिर वो 1-2 साल 3 साल 4 कभी 1 साल के बाद काम करके वो सोचते हैं कि नहीं ये सब नहीं होने वाला है, सब नहीं होने कभी 2-3 साल के बाद वो सोचते हैं वो सब नहीं होने वाला वाला। है, लगता है वो सोचते हैं कि नहीं मैंने तो जो सोचा था वो तो हो ही नहीं सकता है, अब मैं इस एज में कौन सा जाके मूवी स्टार बन सकता हूँ, अब मैं इस एज में कौन सा जाके ओलंपिक चैंपियन बन सकता हूँ। तो उनको लगता है कि नहीं अगर मुझे वो बनना होता तो मैं अब तक ये कर चुका होता। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो गिव अप हो जाता सोचते हैं बस जो लाइफ है वो है। बस वही। खवातीन के साथ ज्यादातर ये उस वक्त होता है जब उनकी शादी हो जाती है, हो बच्चा हो जाती है। जाता है, तो सोचती है कि बस खत्म हो गए मेरे तो ड्रीम्स, अब तो यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे को पालो, मियाँ को पालो, सास ससुर को पालो, घर वालों को पालो, उनका ख्याल रखो, बस ये अब मेरी लाइफ हो गई। ड्रीम्स अपने सारे साइड पर। तो उसके बाद जब उनसे पूछा जाए ना तो कहते हैं हाँ बहुत शौक थे, शौक था। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब कहाँ, बस अब सही है, यही लाइफ ठीक है। तो वो अगर कर दिया है आपने, अपने ऑडियंस की तरफ देख के बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो हो गया आपके साथ, आप रिलेट कर रहे हैं ना इस बात को, आप में से है कोई जो इस वक्त देख रहा है इसको और सोच रहा है कि हाँ यार बिल्कुल ऐसी हुआ मेरे साथ, तो आपको दोबारा से अपने ड्रीम्स को रिविजिट करना है, क्योंकि अब आपको 4 स्टेप समझ में आने वाले हैं, तो अब आपका चांस 100% बेहतर होने वाला है कि दोबारा से कोई एक ड्रीम पकड़े बड़ा सा और उसके ऊपर लगाएं बाकी 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप तो ड्रीम है, और ड्रीम को लिख लेने से बहुत बेहतर हो जाता है। लोग सोचते हैं यार दिमाग में है ना, क्या करना है लिख के, लेकिन उसके पीछे भी एक अलग साइंस है, वो अभी हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस मान लें इस बात को कि लिस्ट बना लिख लें। शॉपिंग पे जाएंगे, लिस्ट लेके जाएंगे तो आसान होगा, आसान होगा। ये दिमाग से करेंगे तो आसान होगा। तो वो लाइफ की एक टू डू लिस्ट बना लें टू डू लिस्ट कि अपनी लाइफ में यार ये 15 चीजें करनी है मुझे। लकीली मैंने उस जमाने में यस आपने 1-2 बताया भी है। 89 की लिस्ट बनाई, 89 की, क्योंकि वो मैंने उसका मोटिवेशनल प्रोग्राम सुना, जिग जिगलर का। कैसेट टेप याद है आपको, उस जमाने में कैसेट टेप होता है, आपको पता होगा। आप तो मेरे बेटे के बराबर हैं, मेरे बेटे की एज है आपकी। नहीं देखा है लेकिन मैं 58 का हूँ बाय द वे, तो मैं नाना हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। कैसेट टेप के एंड में उसने कहा कि आज आप नोटबुक खरीदोगे और उसमें अपनी लिस्ट बनाओगे और उसके सही होगा और सही होगा, और मैंने वाकई उसकी बात सीरियस लेके एक नोटबुक खरीदी और लिस्ट बनाई 89 चीजों की। तो ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है पहली बात तो। अब दूसरा स्टेप क्या है, एक सवाल पूछूंगा, उसमें 89 में से कितने आपके पूरा होगा ड्रीम? उसमें अच्छी बात ये होती है कि उसमें आप ऐड करते रहते हैं, Okay, डिलीट okay, करते रहते हैं, एडिट करते रहते हैं। हाँ तो मेरे लिए इसलिए आसान था उस जमाने में 89 चीजों की लिस्ट बनाना, एक ही दिन में, उसी दिन रात को शायद 80 या 75 बना लिए थे, और अगले दिन 8-10 और ऐड करके, मुझे अभी तक याद है 89 की लिस्ट थी। वो मेरे लिए इसलिए इतनी लंबी लिस्ट बनाना आसान था क्योंकि वो कहता था कि जो लाइफ में करना है वो लिखो। मैंने कुछ लाइफ में किया ही नहीं था, तो सब कुछ लिख दिया, लंबी सी लिस्ट। जो लाइफ में चाहिए वो लिख दो, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो सब कुछ चाहिए था। मुझे तो बाइक भी चाहिए थी, गाड़ी भी चाहिए थी, हेलीकॉप्टर भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, सब चाहिए था, घर भी चाहिए था, घर भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। तो जो चाहिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी थी। और आखिरी था कि जो लाइफ में बनना है, एवरीथिंग यू वांट टू डू, एवरीथिंग दैट यू वांट टू बी, एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव, ये उसने कहा था जिग जिगलर ने कि अपनी लिस्ट चाहे तो वैसे ही बना लो, चाहे तो इन 3 सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर लो, तो सोचना आसान हो जाएगा। मैंने वो सेल्स, जब मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया, सेल्स की जॉब में आया, तो वहां पर अली आब्दी की जबरदस्त बात है, क्रेडिट, कि वो हमें किताबें देते थे पढ़ने के लिए और लाते थे किताबों का कलेक्शन कि ये पढ़ना। हमें वो पूरी लाइब्रेरी की हर किताब बारी बारी मैंने पढ़ ली थी। और कैसेट टेप्स वो मंगवाते थे यूएस से, जो हमें बोरो करते थे और सुनते थे बैठ के। तो वो जिग जिगलर का कैसेट टेप नहीं सुना होता मैंने, तो वो लिस्ट 89 वाली नहीं बनती। और एग्जैक्टली वो 1986 की बात है, 21 ईयर्स की एज में हुआ था ये। ओके। तो स्कूबा डाइव भी करना है, जहाज से छलांग मारना है वो कर लिया, स्कूबा डाइव करना है वो कर लिया, फिर कभी लाइफ में ऐड किया कि शार्क के साथ स्विमिंग करनी थी, वो भी कर लिया। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, उसको एडिट करके काफी लेटर इन द लाइफ उसको एडिट किया, क्लाइम माउंट एवरेस्ट को काट के सी माउंट एवरेस्ट कर दिया बजाय डिलीट करने के। वो सी करने देखने के लिए भी एक लंबी चौड़ी ट्रैक होती है, हिमालय में जाके 6-7 दिन वॉक करना होता है, तब जाके आप हिमालय उसके पास पहुंचते हो, वो कर लिया। रिलेशनशिप्स के हवाले से जो गोल्स थे कि मेरे बच्चे ये बनेंगे, मेरे बच्चों का ये होना चाहिए, ये सक्सेस लेवल होना चाहिए, वो सब अचीव करना था, वो सब किया। बुक लिखने का शौक था, वो पूरा किया। तो खैर पूरी लिस्ट। हम आते हैं दोबारा से 4 स्टेप्स के ऊपर। तो ड्रीम के बाद अगला स्टेप है गोल। अब आपने कहा कि मुझे दुनिया ट्रैवल करने का शौक है, तो ये क्या है? ये ड्रीम है।
इसको गोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा? 2 Specific. चीजें करनी होगी। हाँ, हाँ। स्पेसिफिक और टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, डेडलाइन। स्पेसिफिक और डेडलाइन, स्पेसिफिक और डेडलाइन। स्पेसिफिक का मतलब अगर आज आपके पास बहुत पैसा और बहुत टाइम हो, सबसे पहले आप कौन सी कंट्री जाएंगे? मतलब यूके, यूएस, दुबई, कोई भी एक कौन सी कंट्री है? दुबई होगी सबसे पहले। दुबई जाना है ना सबसे पहले। तो आपने कहा अब आपने गोल सेट करना है ना, तो आप दुबई से स्टार्ट करेंगे, जी। क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल तो कभी नहीं होता ना, जी 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 कभी भी पूरे दुनिया का टिकट नहीं होता, बंदा कहीं से शुरू करता है। जी जी। और मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि जिसको दुनिया ट्रैवल करने का शौक है वो पाकिस्तान में शुरू करो। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपने हैदराबाद देख लिया है? हाँ। वो कहते हैं हैदराबाद देख लिया, वरना मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो वर्ल्ड ट्रैवल है वो तुम इस संडे से शुरू कर दो। कहते हैं वो कैसे? मैं कहता हूँ सुबह बस में बैठना हैदराबाद की, सही सही पूरा सही। हैदराबाद देखना, शाम को बस वापस आ जाना, सही। और ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया वर्ल्ड ट्रैवल का, क्योंकि तुमने हैदराबाद ही देखा। आपने भागलपुर देखा है? नहीं देखा। हाँ, तो आपसे मैं कहूंगा भावलपुर देख लो। भावलपुर देखा। ट्रेन में बैठ जाओ सुबह को, शाम को अगले दिन सुबह भावलपुर पहुंच जाओगे, 2 दिन गुजार के तीसरे दिन वापस, फ्राइडे को सुबह निकलना, पीर को रात को वापस आ जाना। और भावलपुर में बोलोगे भावलपुर में क्या करने को? मैं कहूंगा मेरी वीडियो देख लें जाके यूट्यूब पे, मुश ट्रैवल के अंदर भावलपुर टाइप करना, मुश पंजवानी भावलपुर, पता चल जाएगा। दुनिया की 4 जबरदस्त चीजें जो आपको दुनिया में 4 अलग अलग मुल्कों में जाकर देखने मिलती है, वो आपको सब की सब भावलपुर में देखने मिलती है। बड़ी बात है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार जैसा बाजार है वहां पर, टर्की का 1000 साल पुराना। सहारा डेजर्ट जैसा वहां पे एक चुलिस्तान रेगिस्तान है हमारा सबसे बड़ा। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ सफारी की तरह वहां पर एक रिजर्व है एनिमल्स का, बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और रशिया के जो बड़े बड़े सेंट पीटर्सबर्ग में महलात और पैलेसेस हैं, उस तरह के महलात हैं वहां देखने के लिए। क्या बात। वो चीजें जो आप 4 मुल्कों में जाकर देखने वाले थे, वो आपको एक जगह ट्रेन में बैठ के भावलपुर जाकर मिल जाएगा। तो ये मौजूद से हम जरा सा हट गए, लेकिन बात समझ में आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल समझ। समझ में पहले तो ये आया कि वर्ल्ड ट्रैवल वाले तो बहुत लोग हैं, वो समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल एक दिन जब बहुत पैसा होगा, बहुत टाइम होगा, तो मैं वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करूंगा। ऐसे थोड़ी करना है वर्ल्ड ट्रैवल, छोटा सा स्टेप शुरू करना है ना। तो अब आपने कहा दुबई, तो मैं कहूंगा दुबई, ठीक है। तो क्या करना है? दुबई के लिए कितना पैसा और कितना टाइम चाहिए? 1 हफ्ते जाके रहेंगे ना, कितना पैसा चाहिए वहां जाने के लिए? 500,000 के करीब। हाँ, 5 लाख। जी जी। हाँ, तो 5 लाख रुपए में बहुत जबरदस्त ट्रिप हो सकता है दुबई का। 2 लाख वाला ट्रिप करें पहली दफा जाए तो, सस्ता बजट वाली ट्रेन लें, बजट में रहें, घूमें फिरें, शॉपिंग मत करें, बिल्कुल ऐसे ट्रेन में घूमे, तो 2-3 लाख में भी दुबई का ट्रिप हो सकता है। तो 2-3 लाख जमा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? अगर आज से आप जमा करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से 10,000 निकालना शुरू कर दें महीने के साइड पे, दुबई के नाम से अकाउंट खोल के 10,000 डालना 2 साल, अगर 10,000 की बात, तो आप कहेंगे कि अब आपका गोल सेट करने में आसान हो गया, क्योंकि हमने तीसरा जो स्टेप था वो थोड़ा सा पहले कर लिया प्लान। जी जी। वरना गोल के बाद प्लान बनता है। ओके। तो ड्रीम हो गया, यस, उसको गोल में कन्वर्ट कर लिया आपने। बजाय इसके कि मैं दुनिया देखूंगा, आपने कहा मैं 2024 के एंड से पहले दुबई देखूंगा। अब किसका ज्यादा बेहतर चांस है? उस बंदे का जो कहता है मैं एक दिन पूरी दुनिया देखूंगा, और एक बंदा है वो कहता है मैं अगले साल के एंड से पहले दुबई देखूंगा। किसका बेहतर चांस है? अगले साल के एंड से पहले दुबई देखने वाले का। ये है गोल। तो गोल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है। उस स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिक और डेडलाइन। वर्ल्ड ट्रैवल को स्पेसिफिक कर दिया दुबई, और एक दिन देखूंगा वर्ल्ड को कर दिया हमने 2024 के एंड में। अब जब ये बन गया गोल, तो तीसरा स्टेप करना आसान है कि अब प्लान करना पड़ेगा। अब आपने कह दिया अपने आप से कि 2024 में दुबई जाना है, तो आमतौर पे ट्रैवल के लिए जो नेक्स्ट सवाल होता है, ये ट्रैवल टिप में है कि आप ये सोचें कि दुबई जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। गर्मियों में, सर्दियों में, रमजान में, ईद पे, न्यू ईयर पे, तो आप सोचेंगे हाँ न्यू ईयर, दिसंबर बेस्ट टाइम है वहां जाने का। ओ, मौसम भी जबरदस्त, सेल भी जबरदस्त, और अगर न्यू ईयर ईव मिल गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपने कहा हाँ दिसंबर, आपने कहा आज क्या है नवंबर, अगला दिसंबर, हाँ 14 महीने है मेरे पास 2 लाख रुपए सेव करने के लिए। अब चलो ये सेविंग करना शुरू कर दो। तो दुबई का प्लान ये हो गया। इसी तरह से एक बंदा कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं हेल्दी और फिट हो जाऊं। अब ये आमतौर पे वो बंदा होगा जो हेल्दी और फिट नहीं होगा। तो उसे कहेंगे यार हेल्दी और फिट हो जाऊं कैसे? बस जिम जाऊंगा। कब? एक दिन। हाँ, तो वो स्पेसिफिक नहीं है अभी भी। हाँ, तो उसको तो उससे वो एक बंदा ये कह रहा है कि मैं एक दिन बहुत हेल्दी और बहुत फिट होने वाला हूँ, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं अगले 10 हफ्ते में 10 किलो वजन लूज करने वाला हूँ। किसका बेहतर चांस है? ये था ड्रीम, मुझे हेल्दी और फिट होना है, और ये था गोल, 10 हफ्ते में 10 किलो वजन लूज करना है। अब गोल बनने के बाद तीसरा स्टेप क्या है? प्लानिंग। तो अगर 10 हफ्ते में 10 किलो वजन लूज करना है तो क्या प्लान करना पड़ेगा? उसके लिए पैसे नहीं जमा करने हैं। दुबई के प्लान में पैसे जमा करने थे। इसमें मेरे ख्याल से आपने कैलोरीज कट डाउन करनी है। इसमें आपको प्लान ये बनाना है। इसमें 3 चीजें होंगी ना, खाना, एक्सरसाइज और स्लीप। ये तीनों एसेंशियल हैं आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए। तो आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना पड़ेगा,
लोगों को अंदाजा नहीं है कि स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है अपनी हेल्थ और फिटनेस में, कि स्लीप जो है वो रात को करनी होती है, दिन में नहीं सोना होता। सूरज उठने के बाद सोना जो है वो नींद क्वालिटी नहीं होती है। हमारा बॉडी अल्लाह ने जो बनाई है वो बनाई है रात को सोने के लिए, और तो अगर आपने अपना स्लीप का टाइम भी एडजस्ट कर लिया तो वो क्वालिटी स्लीप में जो काम बॉडी के अंदर होता है। और ऐड करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी से। आप रात भर काम करते हैं, जाहिर है, आई अंडरस्टैंड। मैं सोचा इसको एड्रेस करूं लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड करा, आपने पकड़ लिया। मैंने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑडियंस भी ज्यादातर हमारे पास वैसी है जो कि ई कॉमर्स या, तो वो है आपका चैलेंज। कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट अपनी नींद की क्वांटिटी पूरी कर लें, क्योंकि क्वालिटी तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी ना। अब क्वालिटी ऑफ स्लीप, सबसे पहला रूल क्वालिटी ऑफ स्लीप का है कि रात में सोना है। क्वालिटी ऑफ स्लीप उस वक्त होती है जब सूरज नहीं होता है। ऐसे ही है, सूरज आ गया तो क्वालिटी ऑफ स्लीप नीचे चली गई, चाहे आप पूरा दिन सोएं। अलग अलग थ्योरीज हैं इसके ऊपर। मैं ये बिलीव करता हूँ और सब्सक्राइब करता हूँ जिस थ्योरी को, वो ये है कि दिन की 3 घंटे की नींद रात की 1 घंटे की नींद के बराबर है। ऐसा ही है। और नहीं, ये हमने ऑब्जर्व भी किया, मैं अपनी बात करूं, खैर हमने तो टाइम कम कर दिया। मैंने रात को 1 बजे तक फ्री होके फिर हमारा वो बन जाता है सोने का। बट उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर मैं 11 से 12 के दरमियान या फिर 10 के करीब 1 घंटा भी सो जाऊं ना, तो उसके बाद खुद ही आंख खुलती है और बड़ी फ्रेश वाले आपको नींद महसूस होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो वो हेल्थ एंड फिटनेस के दोबारा पीछे आते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस के प्लान के अंदर स्लीप को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, अपनी न्यूट्रिशन के क्या खाने वाले हैं, और अपनी एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। यस। तो वो आप उसका प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। एक्सरसाइज करनी है तो बड़ी डिटेल से प्लान बनाएंगे, एक्सरसाइज करनी है तो क्या करनी है, कहाँ जाके करनी है। आपसे अगर मैं बोलूँ कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आएगा? अमूमन जिम आता है आपके ज़हन में। और जैसे आपके माइंड में जिम आया, आपका चांस आधे से भी कम हो गया, क्योंकि उठ के क्योंकि जिम जाना है, जिम की मेंबरशिप लेनी है, जिम के बारे में सोच के डर लगता है। वहाँ पे 10 लोग आपको देख रहे होंगे, हो सकता है कि आप कॉन्शियस हो कि वो लोग तो ये वेट उठा रहे होंगे, मुझसे कुछ उठेगा ही नहीं। लोग इस फुल स्पीड से भाग रहे होंगे, मुझसे ट्रेडमिल पे चला ही नहीं जाएगा। तो जिम के साथ बहुत सारे इश्यूज अटैच्ड हैं। अच्छी बात है, जिम को जा सकता है तो जाए, वरना सबसे आसान तरीका क्या है? घर से मतलब वॉक कर ले। सुबह जब आँख खुले ना तो उठें, कमरे के कोने में जाएं और उछलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। आप जब उछलेंगे तो पहले तो 5 मिनट उछल सकेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे, सांस फूल जाएगा। फिर आप 6 मिनट में जाएंगे, फिर आप 7 मिनट में जाएंगे, 8 मिनट में जाएंगे। 20 मिनट्स की एक्सरसाइज चाहिए होती है बॉडी को फैट बर्न करने के लिए। तो 20 पे जाएंगे और 30 पे जाएंगे तो खुद ही आपके, ना उसके लिए स्पेशल कपड़ों की जरूरत है, ना उसके लिए पैसों की जरूरत है, ना उसके लिए कहीं जाने की जरूरत है। अपने ही कमरे में जहाँ पे आप उठे, सो के सुबह उठे, आपने मुंह धोना है तो वो धोएं, पानी पिए ग्लास भर के और उछलना शुरू हो जाए। बस उछलना कितना मुश्किल है? आसान है। आसान है बहुत। सबसे इफेक्टिव सिंपल सही तरीका जो मैं समझाता हूँ, कहता हूँ ये तो कर सकते हो, ये नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम सीरियस ही नहीं हो एक्सरसाइज करने के मामले में। बाकी सारी बातें बाद में, एक दिन जिम जाऊंगा, एक दिन ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, वो सब अलग है। पहले ये तो करो ना। खाने का रूटीन सीख करना है, जाहिर है। खाने में क्या करना है? कार्ब्स आपने कट डाउन करना है। कार्ब कट करें, चीनी कट करें, ऑयल कट करें, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। सही। इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बड़ी पॉपुलर है, बड़ी कॉमन है और बड़ी इफेक्टिव है, वो करना शुरू करें। तो खैर, प्लान बन गया। चौथा स्टेप सबसे मुश्किल, एक्चुअली मुश्किल आसान तो पता नहीं मुझे, बहुत सारे, किसी को पहला ही स्टेप सबसे मुश्किल लगता है कि ड्रीम ही खत्म हो गया करना तो क्या करें। किसी को ड्रीम से गोल पे कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल स्टेप लगता है, क्योंकि कमिटमेंट होता है वो। ऐसा ही है। मेरी जब बुक लॉन्च हुई थी तो मुझे अभी तक याद है, क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला सवाल किसी ने किया कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था ये आपकी बुक लिखने में और पब्लिश करने में। तो उसका जवाब ये था कि वही जो हमेशा किसी भी बड़े काम करने में सबसे डिफिकल्ट होता है, और वो होता है कमिट करना। कि मैं बुक लिखूंगा, और उसको मैं कहता हूँ गोल, कि गोल बनाना। कि पहले तो ड्रीम था वो हमेशा से, एक दिन बुक लिखेंगे, एक दिन बुक लिखेंगे, एक दिन बुक लिखेंगे। फिर जब मैंने ये कहा ना कि अगले 2 साल के अंदर मेरी बुक पब्लिश होनी है, और मेरे माइंड में आ गया कि 100 पेज की बुक, पतली सी हो चाहे, लेकिन मेरी पहली बुक 2 साल के अंदर अंदर पब्लिश होनी है, तो इतना सबसे मुश्किल काम था ना, कमिटमेंट। क्योंकि कमिटमेंट कर लिया तो क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर है कुछ करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो फिर प्लान बनाना पड़ा। तो प्लान क्या था उस बुक को लिखने का? 100 पेज की बुक है और मेरे माइंड में था 50 चैप्टर्स होंगे, कोई चैप्टर 2 पेज से ज्यादा नहीं होगा। ये 50 टिप्स हैं लाइफ के बारे में, तो 2 पेज हैं, तो 2 पेज लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो मैंने सोचा एक चैप्टर तो लिख सकता हूँ ना मैं, हफ्ते का एक चैप्टर भी लिख सकता है? लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। किस दिन? संडे के दिन। सिर्फ संडे के दिन ही तो था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने वाला तो नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 साल। हर संडे को सुबह उठो,
आधा घंटे का कमिटमेंट है, आधे घंटे में एक चैप्टर लिखना है, क्योंकि दिमाग में तो बहुत कुछ है, सिर्फ डालना है ना उसको। तो वो आधा घंटा 1 घंटे का कमिटमेंट करके, तो क्या हुआ, 2 साल क्यों लग गए? क्योंकि फिर मैंने ये सोचा कि मैं 50 की बजाय 100 चैप्टर्स लिखूंगा, और उस 100 चैप्टर्स में से 50 बेस्ट चैप्टर्स उस बुक में जाएंगे। ओके। तो मैंने उस वक्त, उस जमाने में जब ब्लॉगिंग नई थी, मैंने ब्लॉग बनाया मुश पंजवानी का, और उसमें मैंने वो चैप्टर डालना शुरू कर दिया। सही। मैंने सोचा कि दुनिया भर तो नहीं, जो जिन लोगों को शौक था मेरी बुक पढ़ने का, मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स, मेरे उस जमाने में भी मैं बहुत सारी कंट्रीज में काम करता था, तो बहुत सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे, वही लोगों ने मुझे कहा था बुक लिखो बुक लिखो बुक लिखो। तो मैंने कहा कि वो लोग मेरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, हर हफ्ते, हर संडे को चैप्टर लिखूंगा, पोस्ट करूंगा। नया था ब्लॉग का कॉन्सेप्ट उस जमाने में, जब भी हैरानी हो रही है कि इतनी पुरानी बात नहीं है, शायद 10 साल पुरानी होगी, 15 साल पुरानी होगी, लेकिन उस वक्त नया था। लिखना शुरू किया, और मैं भूल भी क्या लिखते लिखते। अच्छा, कि बुक लिखनी थी। वर्डप्रेस ने एक फीचर डाला उसी वक्त नया, और उसने कहा कांग्रेचुलेशंस 100 पोस्ट, यूं करके फुम करके पॉपअप हुआ मेरे पास। मुझे एकदम से ख्याल आया, मैं कहा 100 पोस्ट लिख ली मैंने, अरे वाह, ये मेरी 100 पोस्ट थी, अरे। और मैंने कहा अभी तो मुझे 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, मैं तो क्योंकि कभी कभार जब वो पॉपुलर होना शुरू हो गया ब्लॉग पोस्ट, तो मैं हफ्ते में 1 की बजाय हफ्ते में 2 लिखना शुरू हो गया। तो मैं तो बस लिखता रहा फिर, और फिर 2 साल पूरे होने वाले, तो मैंने कहा नहीं, अब इसमें से सेलेक्ट करके किताब छापनी है। तो फिर वो, तो ये बन गया था प्लान। तो बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्टली 2 साल के बाद वो किताब रेडी हुई, पब्लिश हुई, लॉन्च हो गई। सही। तो प्लान बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, सही, चाहे 2 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, लेकिन बड़ा क्लियर हो, और वो प्लान वो हो जो एंड हो कि ये करना है। और चौथा स्टेप एक्चुअली करना है, एक्शन। तो ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन। ड्रीम की लिस्ट बनानी है, उस ड्रीम में से कुछ चीजें उठा के गोल में कन्वर्ट करनी है, और कुछ गोल्स को उठा के प्लान में कन्वर्ट करना है। जरूरी नहीं है कि लाइफ में बंदा एक वक्त में एक ही गोल पे काम कर रहा हो। एक हो सकता है पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस का गोल, एक हो सकता है करियर का गोल, एक हो सकता है पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब लर्निंग का गोल हो सकता है, ऐसा ही है, ट्रैवल का गोल हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, स्पिरिचुअल में क्या करना है उसका गोल हो सकता है। तो लाइफ में जितने एरियाज होते हैं, उन सब एरियाज में इंसान कम से कम एक गोल तो सेट करे ना। ऐसा ही है। कितनी एक्साइटिंग हो जाएगी लाइफ, ऐसा ही कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कनेक्टेड है आपके उस बड़े से गोल से। कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख रहे हैं क्योंकि आपके हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स हैं, आप रोजाना थोड़ा सा पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, या यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल देखते हैं क्योंकि आपके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, आप अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप गोल भी है, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो भी एक पेरेंटिंग भी एक गोल है आपका। जॉब के ऊपर अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, एफिशिएंट कैसे बनाना है, इफेक्टिव कैसे बनाना है। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस 3 अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही उन तीनों पे फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को कैसे बेहतर करना है, उसके भी गोल्स हैं तो उस पे भी काम कर रहे हैं। तो सोचिए इस बंदे की लाइफ कितनी एक्साइटिंग होगी, एक्साइटिंग हो जाएगी। ऐसा ही है। और एक्सीलेंस जैसे कि मेरी रहती है हमेशा, अभी भी है, क्योंकि हर एरिया के अंदर कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई गोल है, तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होता है इन सारे एरियाज के अंदर, तो लाइफ बड़ी जबरदस्त होती है। सही सही सही। अच्छा सर, ये वाला 4 स्टेप फॉर्मूला तो हमने पता लग गया। पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो ये 4 स्टेप्स को अगर किसी ने सुना है तो क्या करना है? सही, होमवर्क, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी, सबसे पहला काम 24 घंटे के अंदर अगर आपने ये कर लिया, आपका चांस बहुत बेहतर हो जाएगा। और बाद में नहीं, अभी बनानी है लिस्ट। आज 24 घंटे के अंदर जो कुछ सुनता है ना इंसान, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, मुझे इतनी अच्छी बात की, मजा आ गया, ये आ गया, वो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा मुझकी बात सुन के मजा आने का। मजा उस वक्त आएगा जब आप उस पर एक्शन लेंगे। 24 घंटे के अंदर एक्शन लेंगे तो एक्शन का चांस है। परसों जो करने वाले हैं उसका कोई चांस ही नहीं, उसका कोई मंडे को जो करने वाले हैं उसका तो कभी होने वाला पॉसिबल नहीं है। मंडे को ये करने वाला हूँ, संडे को ये करने वाला हूँ, अभी करना है। आज रात को सोने से पहले अगर आपने ये लिस्ट बना ली, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है टू चेंज। लिस्ट बनाने के बाद अगले 24 घंटे में सेकंड स्टेप, उसमें से कुछ ना कुछ पकड़ के गोल बनाना है। तीसरा स्टेप, तीसरे दिन में उस गोल को प्लान पे कन्वर्ट करना है। चौथे दिन चौथा स्टेप, कुछ ना कुछ एक्शन शुरू, चाहे एक गोल बना के एक्शन शुरू कर दें। चाहे आपका सिंपल सा एक्शन ये हो कि मैं रोज रात को सोने से पहले 20 मिनट्स पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? वही जो मुझे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है उसके बारे में पढ़ूंगा। सही, चाहिए गोल हो, लेकिन अगर ये भी आपने शुरू कर दिया ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका ये जब अचीवमेंट आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये 4 स्टेप्स तो काम कर रहे हैं। फिर आप बड़े बड़े चैलेंज अपने आप को देकर अपने आप को टेस्ट करना शुरू करेंगे। ऐसे ही है। तो ये हो गई
साथ में होमवर्क भी देना होता है ना। जी जी, जरूरी है यार बातें बड़ी ताकि अच्छी अच्छी प्रैक्टिकली हैं। जो है ना, हाँ, वो हमारा कोशिश भी यही है कि प्रैक्टिकली जो है ना इंसान असल तो बात ही वही है ना, जी। बातें तो सब कर सकते हैं बैठ हाँ, के, ऐसा तो ही। सुनने वाले के लिए जरूरी है कि उसके माइंड में क्लियर हो कि एक्चुअली करना क्या है, तो ये करना है। ये करना है, सही हो गया। पॉजिटिव साइकोलॉजी पे जब हम आते हैं तो वो ये है बेसिकली कि हम ये बिलीव करते हैं, आप जब कॉलेज में थे तो आपको लगता था कि यार कॉलेज जब खत्म होगा तब मजा आएगा, ऐसा ही है ना। स्कूल जब खत्म होगा तब मजा आएगा, कॉलेज जब खत्म होगा तो मजा आएगा। मजा आने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सोचते थे कि हैप्पीनेस उस वक्त मिलेगी। उस वक्त हम अपने आप को हैप्पीनेस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम कहते थे कॉलेज खत्म हो जाए तो मजा आ जाए। जी जी फिर आपने सोचा यूनिवर्सिटी हो जाए तो मजा आ जाए, फिर आपने सोचा यार जॉब मिल जाएगी तो मजा आएगा, जी जी, फिर आपने कहा कि जॉब में इस लेवल तक पहुंच जाऊं कि मेरी अपनी गाड़ी होगी तो मजा आएगा, फिर आप सोचेंगे शादी हो जाएगी तो मजा आएगा, बच्चे होंगे तो खुशी मिलेगी, ये होगा तो खुशी मिलेगी। तो हम किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, यूजुअली हैप्पीनेस को चेस कर रहे होते हैं। ये करने से हैप्पीनेस मिलेगी, वो करना जब मिल जाए तो पता चलता है कि नहीं हैप्पीनेस तो नहीं मिली कुछ ज्यादा, हाँ थोड़ी सी मिली, नेक्स्ट उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो वो हैप्पीनेस कितने दिन की थी, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की। हमें इतनी अजीब बात है कि शादी से भी बंदा 1 महीने के बाद कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद बोर हो चुका होता है कि हाँ वो इतनी एक्साइटिंग चीज आपकी लाइफ में हुई कि वो अब लाइफ टाइम सोलमेट पार्टनर मिला आपको, उससे लोग बोर हो जाते हैं साल भर में कि यार बस सही है हो गया। तो बच्चों से बोर हो जाते हैं 1-2 के बाद तो वो सोचते हैं कि अगली क्या चीज है, तो ये हम सीखते हैं, ये हम देखते हैं। सही। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो रिसर्च है, अच्छा पॉजिटिव साइकोलॉजी एक टॉपिक है जिसका मतलब है हैप्पीनेस। तो जिस तरह दुनिया के हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे लोग रिसर्च करते हैं, इसी तरह इसमें भी लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है। कि जिस तरह लोग कैंसर के इलाज पे रिसर्च कर रहे हैं, एआई पे रिसर्च कर रहे हैं, लाइफ ऑन मार्स पे रिसर्च कर रहे हैं, इसी तरह से लोग हैं जो हैप्पीनेस पे रिसर्च कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी तो रिसर्च और स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि दुनिया के हर बंदे को उसकी जरूरत है। इसकी जरूरत है। शॉन एकोर, लिख लें SHAWN, शॉन ACHOR, एकोर इज वन ऑफ दोज पीपल। ओके। उसकी सबसे पहली किताब दी हैप्पीनेस एडवांटेज, उसका उर्दू में तर्जुमा तो होगा हैप्पीनेस का फायदा, लेकिन असल में वो जिस मायने में यूज हो रहा है कि जो हैप्पी होता है वो किस तरह उसका नाजायज फायदा उठा लेता है, या हैप्पी लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। मतलब ये उस सेंस में कह रहा है दी हैप्पीनेस एडवांटेज एज इफ हैप्पी लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज होता है लाइफ में। सही। वो अनफेयर एडवांटेज ये होता है कि जो हैप्पी लोग होते हैं वो काम में भी बेहतर होते हैं, दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं, उनकी प्रमोशन भी पहले हो जाती है। इंटरव्यू के अंदर जब आप इंटरव्यू कर रहे होंगे जिनके लिए तो मेरे जैसा कोई एक्साइटिंग बंदा होगा, उसको जॉब का चांस बेहतर होगा, या जो आके यूं करके बैठेगा आपने? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बोलेगा क्या किया है, तो बोलेगा मैंने बीकॉम किया है। फिर क्या किया है, मैंने ये किया। लास्ट जॉब कहाँ करते थे? डेल फ्रीओ में। क्यों छोड़ दिया? बस। तो उसको आप हायर करने का दिल चाहेगा दुखी बंदे को? नहीं ना। और दूसरा बंदा यूं करके बैठा होगा, उसकी आंखें चमक रही होंगी, और आप उससे पूछेंगे क्या हाल है, पूछे क्या हाल है, बहुत ही जबरदस्त। आप बोलेगा भाई क्या हो गया? इंटरव्यू में कोई ऐसे थोड़ी बोलता है बहुत ही जबरदस्त, क्यों भाई क्या हो गया? तो मैं बोलूंगा यार इंटरव्यू हो रहा है मेरा, खुश हूं मैं। रोज का एक इंटरव्यू का टारगेट होता है, आज मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं तो ऑलरेडी खुश हूं, चाहे आप मुझे हायर करें या ना करें। सही। इंटरव्यू हो रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। ऐसा ही है। पूछे क्या पूछना है तो उस बंदे का क्या चांस है कि आप उसको हायर करने वाले हैं? ज्यादा चांसेस है ना। अभी आप आगे कुछ सोच ही नहीं है कि उसके बारे में क्या, बेस की एजुकेशन के बारे में क्या पूछना है। तो बात ही ऐसी कर दी है, इसको तो कल से बुला लो, बहुत मजा आएगा। सही। तो इंटरव्यू में उनका चांस बेहतर, जॉब पे परफॉर्मेंस बेहतर, पैसा ज्यादा कमाते हैं, प्रमोशन ज्यादा होता है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। दुखी बंदा जब घर पहुंचता है रात को, दुखी कहते तो है थका हुआ, लेकिन वो थका हुआ सही वर्ड नहीं है, दुखी है वो इंसान। जी जी। जो घर पे यूं करके आता है कि बच्चे भाग जाते हैं डर के कि अब्बा आ गया, ओए चुप हो जाओ अब्बा आ गया। बेगम सोचती है ऐसे सवाल पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि वो एहसान करके आया दुनिया पे कि मैंने काम किया है बड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको बस सिर्फ खाना चाहिए और टीवी चाहिए बस। तो मतलब क्या है, वो बेहतर पेरेंट बन सकता है नहीं, या बेहतर हस्बैंड बन सकता है, बेहतर भाई, बेहतर कुछ बन सकता है। वो रिलेशनशिप उसी की बेहतर होगी जो घर में आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी असल लाइफ तब शुरू हुई। बिल्कुल ऐसे ही। वो सुबह में तो मैं कर रहा था काम इसीलिए तो कर रहा था कि ये जो मेरी लाइफ है असल ये बेहतर हो। वो ये माइंडसेट लेके घर पे आएगा, उसको बच्चों को देख के खुशी हो रही है, उसको बीवी को देख के खुशी हो रही है, उसको अम्मी अब्बा को देख के खुशी हो रही है, उसको हंसी मजाक करने का दिल चाह रहा है, बच्चों से बातें करने का दिल चाह रहा है, बच्चों से पढ़ने का दिल चाह रहा है, बीवी से बात करने का दिल चाह रहा है। रिलेशनशिप बेहतर होगी ना, तो हैप्पीनेस का समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको जो इंटरव्यू वाली एग्जाम्पल दी और इस दुखी इंसान के जो घर पहुंचता है या खुश इंसान घर पहुंचता है उसकी एग्जाम्पल दी। बॉस आपका
जो दुखी सैड डिप्रेस बॉस होगा वो बेहतर बॉस होगा, या जो हैप्पी बॉस होगा वो बेहतर होगा? हैप्पी बॉस। तो ये बताया तो समझ में तो आ रहा है आपको, लेकिन ये बात हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि बात पढ़ाई नहीं जाती किसी को। बिल्कुल ना स्कूल में पढ़ाया, ना कॉलेज में पढ़ाया, ना पेरेंट्स ने सिखाया, ना जॉब स्किल पे सिखाया कि हैप्पीनेस भी कोई चीज होती है। हैप्पीनेस ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया भर में है, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर नाम का एक टाइटल होता है, जो कि मेरा है कॉफी वगैरह में। जी जी, मेरा टाइटल चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुनिया भर में, यूरोप में स्पेशली स्टार्ट हुआ था ये, फिर वहां से आगे बढ़ा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर होता जा रहा है कॉन्सेप्ट कि हैप्पीनेस की ट्रेनिंग भी कोई चीज होती है, हैप्पीनेस सिखाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैप्पीनेस अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को सिखा दी तो उनका काम बेहतर हो जाएगा, काम बेहतर हो जाएगा। और उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ी अमेजिंग है। हैप्पीनेस ट्रेनिंग के बाद उनकी सिकनेस लीव कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हैप्पी होगा तो हर तरीके से ये बेहतरी आएगी। तो वो शॉन एकॉर्ड ने भी ये कहा है ना, दी हैप्पीनेस एडवांटेज में उसने ये कहा है कि हैप्पी लोगों का अनफेयर एडवांटेज, काम बेहतर, इनकम बेहतर, सक्सेस बेहतर, रिलेशनशिप बेहतर, एंड सबसे बड़ी बात, दे आर हेल्दियर एंड दे लिव लॉन्गर। ऐसे ही कि हैप्पी लोग हेल्दी ज्यादा होते हैं और ज्यादा लंबा जीते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो अब जब अगर आपको पता चल जाए कि आपका पैसा बनाने के लिए हैप्पी होना जरूरी है, रिलेशनशिप के लिए हैप्पी होना जरूरी है, नहीं मतलब ये भी नहीं, वो इंसान के जो चाहता है कि जिसका पैसा भी अच्छा हो, रिलेशन भी अच्छी हो, काम भी अच्छा हो, सक्सेस भी अच्छी हो, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हैप्पीनेस पे काम करना पड़ेगा ना। हैप्पीनेस इज द फाउंडेशन। ऐसा ही है। तो फिर आप पूछेंगे अच्छा चलो समझ में आ गई बात, लेकिन अब करूं क्या मैं? इंप्लीमेंट कैसे होगा? हाँ, एक्शन स्टेप क्या है, टिप क्या है? ऐसा ही है। तो वो टिप ये है, उस टिप को समझाने के लिए हम छोटा सा वही वाला रोल प्ले करेंगे दोबारा। सही। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप मुझसे पूछे क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत ही जबरदस्त। अब आप पूछे क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? बहुत सारी जबरदस्त चीजें हो गई जी आज मेरे साथ। सही। सबसे जबरदस्त चीज जो हुई ना वो क्या हुई कि मैं आज सुबह जिंदा उठा। वेरी नाइस। आप उठे जिंदा? बिल्कुल। लग तो नहीं रहा है। क्योंकि आपसे पूछा क्या हाल है तो आपने कहा ठीक है। सही। क्या हाल है? ओके। क्या हाल है? ठीक है। क्या हाल है? बस क्या हाल है? गुजर रही है। हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू? ओके। मतलब ये वो लोग हैं कि जिनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनके साथ बहुत ही जबरदस्त चीज हुई आज सुबह सुबह। मतलब पूरे दिन में जितनी भी अच्छी बुरी चीजें हो सकती हैं, सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती थी? आपका जिंदा उठना। आपने उसको नोटिस ही नहीं किया। उससे आपको जब खुशी नहीं मिली तो आपको किस चीज से खुशी मिल सकती है? मेरे लिए तो ये काफी था पूरा दिन खुश रहने के लिए कि मैं जिंदा उठाऊं, जिंदा उठाऊं। अब जितने मसाइल आने वाले पूरा दिन, और जाहिर है दिन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। जितना भी बुरा इशू हो, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, फोन छिन गया, पैसे चले गए, तो मैं तो अभी तक उस बात पे खुश हूं कि मैं जिंदा हूं यार। ऐसे ही। तो मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसा होगा छोटे छोटे मसाइल के सामने? बहुत ही एनर्जेटिक। और बंदा है जिसको सुबह $1 मिलियन लॉटरी खुलती है वो कितना खुश होता है? बिल्कुल उतना ही खुश होने की बात है जिंदा उठना, अगर हम एहसास करें तो ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या है? कल सुबह कोशिश कीजिएगा, जैसी आपकी आंख खुले ना सुबह, तो अपने आप को बता के सोएगा कि जैसी सुबह आंख खुलेगी तो मैं अपने आप से कहूंगा कि यार पूरे दिन में जो भी कुछ हो सकता था अच्छा बुरा, उसमें सबसे जबरदस्त बात तो ऑलरेडी हो गई। आप ये सोच के सोइए कि कल सुबह जिंदा उठना मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं जिंदा भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। रोजाना इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में 2 लाख से 3 लाख लोग मर जाते हैं। कल सुबह हो सकता है कि मैं भी ना हूं, उसमें से आधे लोग नींद में मरते हैं सुकून से, नॉर्मल लोग मर जाते हैं, नहीं उठते सुबह। तो मैं हो सकता है ना उठूं सुबह तो क्या होगा? बड़ी टेंशन होगी ये सोचकर कि अगर मैं कल नहीं उठा तो क्या होगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा। फिर आप सोचना शुरू करेंगे बच्चों के बारे में, घर के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। नींद नहीं आई अगर ये सोच लिया। हाँ, और आप कहेंगे कि अगर मैं सुबह जिंदा उठा तो मेरा सबसे पहले मुझे इस बात को शुक्र अदा करना है कि थैंक यू गॉड मैं जिंदा उठ गया, मैं जिंदा उठ गया। और मुझे इस बात का अपने माइंड में लाना है कि जिंदा उठना सबसे बेस्ट चीज जो हो सकती थी पूरे दिन में वो तो हो गई, और मुझे उसकी शुक्रगुजारी की वजह से तो क्या होगा, जब मैं सुबह उठ के मेरे माइंड में ख्याल आएगा तो क्या होगा? एक पॉजिटिव, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। जी जी। जिसको ये ख्याल नहीं आएगा, उसने इसको नोटिस ही नहीं किया, तो उसको इससे कोई जॉय नहीं मिलने वाला है। मुझे इस बात से बहुत जॉय मिला। अब मेरा स्विच ऑन हो गया, ग्रेटिट्यूड का, ट्रेन किया है ना अपने आप को। बाथरूम में गए, शावर में पानी आया, खुशी हो रही है कि पानी आ रहा है। पानी आ दुनिया में हर एक को तो पानी नहीं मिलता ना। मैंने कौन सा कारनामा किया है कि मैं शावर के नीचे खड़ा हुआ? बहुत सारे लोग इस वक्त क्यों लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग क्यों कुएं पे जा रहे हैं इस वक्त वॉक करके पानी भरने के लिए, बहुत सारे लोग हैं ट्यूबवेल पे लाइन लगाई हुई है, कुछ लोगों ने नल के पास लाइन लगाई हुई है, कुछ लोगों ने लाइन नहीं लगाई है, वो पानी भी नहीं है और बगैर पानी के गुजर गए, वो निकल गए घर से चुपचाप से। ऐसा ही है, कितने हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में ऐसे। तो मैं कितना लकी हो गया कि मैं शावर में पानी आ रहा है। कपड़े पहनने पे इंसान सोचे कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं,
चाय मिल गई तो सोचो कि मैं चाय मिल रही है, बिल्कुल। नाश्ता हर करें चीज तो पे सोचे शुक्र अदा करें। कि 25,000 लोग भूख से मरते हैं रोज। तो अगर ये आपको ख्याल आ जाए कि भूख से लोग 25,000 लोग रोजाना मरते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खाएंगे तो आप शिकायत नहीं करेंगे कि भाई यार ठंडी क्यों है, जी, जी। ये सही क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है। खाना कितनी बड़ी नेमत है। ऐसे ही है। तो अब ये इतनी सारी जबरदस्त चीजें हुई मेरे साथ आज, इसलिए जब आपने मुझसे पूछा क्या हाल है तो मैंने कहा बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, हमारे तो मजहब में भी है ना शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी। तो शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है, पढ़ाया गया है हमें, वही हम कह रहे हैं। नेमतों में इजाफा चाहिए ना, जॉब में बेहतरी चाहिए, शुक्रगुजारी करो। सेहत बेहतर चाहिए, शुक्रगुजारी करो। रिलेशन बेहतर चाहिए, हम शुक्रगुजारी लेकिन करो। पाने की, मुझे लगता है हम पाने के चक्कर में ना भूल जाते हैं कि यार अभी का एहसास जो है ना शुक्रगुजारी का, जैसे कि आपने बताया, हम उठते ही सबसे पहले हम सोचेंगे अच्छा नहीं आज मुझे यहाँ जाना था, सोशल मीडिया यूज कर लेंगे, तो इस वजह से मुझे लगता है हम भूल जाते हैं, हम वक्त के एहसास को नहीं देख पाते। तो ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी के लिए माइंडफुलनेस जरूरी है, जो एक Mindfulness। अलग बहुत बड़ा सा एक और टॉपिक है ऑन इट्स ओन। इस वक्त जो कर रहे हैं आपका माइंड वहां पर हो, वहां पर हो। अभी इस मोमेंट पे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी नोटिस कर चुका हूं इस कमरे में एंटर होते ही। क्योंकि माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है जी कि मैं बैठूं तो मुझे एहसास हो कि ये चेयर कंफर्टेबल है, जी जी जी। मुझे फील हो कि टेम्परेचर कंफर्टेबल है, मुझे फील हो कि पानी कितना अच्छा था वो जो मुझे पिलाया था इन्होंने, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर, ना बहुत ठंडा था ना बहुत गर्म था, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर था, ग्लास कितना अच्छा था, साफ सुथरा लग रहा था। मतलब कौन सोचता है ये सारी बातें? सही जिसने बात। अपने माइंड को ट्रेन किया वो कि माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है। मैं आपसे बात कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था, इंस्टा स्टोरी में पोस्ट कर रहा था, मैं कहता मुझे ये भी करना है, मैं आपकी बात जी। सुन रहा था और मैं सोच रहा था यार ये भी है, ये भी, ये भी है। और मैं अपनी वो कॉफी की स्टोरी पोस्ट कर रहा था और मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था कि मैंने ये कोस्टा रिका की कॉफी पहली दफा पी थी आज सुबह, एक अच्छा। स्पेशल चीज। तो मैं उसके बारे में स्टोरी लिख रहा था और मैं लिख रहा था फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, यहाँ बैठ ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी को कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो जाए, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए। ये सारी चीजों के लिए मैं इस मोमेंट में ग्रेटिट्यूड है मेरे माइंड में ऑलरेडी। ये जो मैं चाय पी रहा हूँ तो हर सिप में मुझे ख्याल आता है कि ये चाय अच्छी है, अच्छा हुआ इसमें चीनी नहीं डाली हुई है, अच्छा हुआ ये बहुत गर्म नहीं है, अच्छा हुआ बहुत ठंडी नहीं है। ऑलमोस्ट एंड तक वैसी नहीं हुई कि भाई अब तो ठंडी हो गई छोड़ दो आधी चाय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ये आखिरी सिप पी रहा हूं मैं और कितना फील होता है कि हाँ चाय भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वेरी नाइस। समझ रहे हैं आप? तो इंसान का ग्रेटिट्यूड वाला माइंड स्विच्ड ऑन, माइंडफुलनेस स्विच्ड ऑन। तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रेटिट्यूड का कि हमें जो करना है लाइफ में वो सब छोड़ के हम बोले बस इसी में खुश रहो। अक्सर लोग इसको ये कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि हमें एम्बिशन नहीं करना है, इसका मतलब हमें उसका। मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें जो गाड़ी खरीदनी है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसका तुमने गोल बनाया हुआ, प्लान बनाया हुआ, उसके लिए तुम रोज एक्शन लो। लेकिन ये जो तुम बाइक पे बैठे हुए अभी उसके मत भी लो, उसको तो बैठ के नफरत नहीं करना कि क्या यार मैं क्या फजूल बाइक है मेरे पास, यार मेरे पास गाड़ी कब आएगी, अबे ये क्या खटारा है। नहीं, उस पर जब बैठो तो फील करो कि यार बस की लाइन में लगा होता मैं इस वक्त, जी जी, या साइकिल पे होता या गधा गाड़ी पे होता, मैं तो बाइक पर हूं। ऐसे ही है। और ये बाइक चल भी रही है, हाँ। अरे वाह बाइक स्टार्ट भी हो गई है, अरे बाइक का तो पंक्चर भी नहीं है। हर चीज से माशाल्लाह। हाँ तो पंक्चर हो सकती है ना बाइक सुबह सुबह, मेरी तो बाइक पंक्चर भी नहीं है। यूं खोल के देखा तो अरे इसमें थोड़ा सा पेट्रोल भी है, पेट्रोल पंप तक भी पहुंच जाएगी, जेब में थोड़े से पैसे भी है पेट्रोल डलवाने के। मतलब बाइक को देख के भी तो बंदा 5 चीजों के लिए शुक्रगुजारी कर सकता है ना। जी जी। टायर पंक्चर नहीं है, पेट्रोल है, स्टार्ट हो रही है, बनेस्बत तो सोच के कि यार मैं बाइक पे जा रहा हूँ यार, क्या गाड़ी का बाइक। तो 4-5 चीजों के लिए वो उसी वक्त शुक्रगुजार हो गया बाइक कि मैं बाइक पे हूं तो मैं 20 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अगर बाइक नहीं होती मेरे पास तो 1 घंटे में पहुंचता, मैं बस में होता, मैं गाड़ी पे होता, मैं उस गाड़ी पे होता, किस पे होता मैं। सही है। तो बाइक को देख के भी इंसान को शुक्रगुजारी फील होगी। उसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी का प्लान नहीं करना है। वो एक लाइन है मेरी बहुत ही फेवरेट, पता नहीं वो किसका कोट है, वो अक्सर मैं अपना कोट बोल देता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि वो मेरा ही कोट है या किसी और का है, कि जो चीज आपके पास है अगर उसी से आपको खुशी नहीं मिल रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई और चीज से आपको खुशी मिलने वाली है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं हमेशा उसको इंग्लिश में इस तरह लिखता हूं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू ऑलरेडी हैव, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू विल बी हैप्पी विद मोर। ऐसे ही कि जो हाथ में है उसको देख के अगर खुशी हो ही नहीं रही है तो कुछ भी आपके हाथ में आ जाए आपको खुशी कैसे होगी? आपको क्यों लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ और होगा तो मुझे खुशी आएगी? जो हाथ में है उस पर खुश नहीं है, अगर उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपके हाथ में गाड़ी होगी
तो आप सोचेंगे अबे ये सुजुकी ऑल्टो की गाड़ी होती है, अब मुझे तो टोयोटा करोला चाहिए। तो आप सुजुकी ऑल्टो को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वही बंदा है जिसके हाथ में बाइक है और उस बाइक के लिए अगर वो थैंकफुल नहीं हो सकता है तो वो टोयोटा सुजुकी ऑल्टो पे नहीं होगा, फिर वो टोयोटा करोला लेगा, उस पे भी नहीं होगा, फिर बोलेगा वीगो के बगैर तो खुशी मिल ही नहीं सकती है, फिर वो वीगो ले लेगा और फिर भी उसको लगेगा कि हाँ यार क्या वीगो आ गई, लेकिन मैं खुश नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था कि वीगो आने का पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये साइंस है, इसके अंदर प्रैक्टिकल 10-15 स्टेप्स होते हैं। मतलब ये जो 4 स्टेप्स वाली कहानी है वो 90 मिनट्स का 2 आवर 3 आवर का पूरा वर्कशॉप होता है। ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसका मिनिमम 90 मिनट से लेके 3 आवर से लेके फुल डे वर्कशॉप होता है। 10-15 चीजों के स्टेप्स होते हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी जो आप इमीडिएटली लाइफ में इमीडिएटली अभी से आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने मुंह में कुछ डालेंगे, चाय, अगली चाय, अगला खाना, अगला निवाला, शुक्रिया, तो आप सारी सोच दिमाग से निकाल के सोचेंगे कि यार नेमत है ये, आप लकी हैं। घर होना नेमत है, कपड़े होना नेमत है। ये तो उनसे पूछे ना, इनके पास घर नहीं है, इनके पास नहीं है। तो ये हो गई पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली बात। अच्छा, मुझे सर बिजनेस से ताल्लुक है आपका, मेरा भी ताल्लुक है बिजनेस से, और हमारे ज्यादातर लोग ई कॉमर्स से, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। तो बिजनेस का मेन मैंने देखा है कि 2 चीजें होती हैं, एक सेल्स होता है और एक एचआर टीम। तो मैंने आपको देखा है कि आप ज्यादातर टीम बिल्डिंग के ऊपर बात भी करते हैं, उनकी हैप्पीनेस और वो सब चीजें। तो आप क्या समझते हैं, क्या चीज टीम बिल्डिंग के हवाले से आप टिप्स दें, बताइए कि एक टीम अच्छी, बेहतर, हेल्दी टीम कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहले तो काम के अंदर भी उन 2 फाउंडेशन को नहीं भूलना है। सही है। आपके अपने ड्रीम और गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं, पर्सनल, उसको अलाइन करना है आपके बिजनेस गोल्स के साथ। तो आपके बिजनेस में ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, प्लान है और एक्शन चल रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि आपके ड्रीम आपके उस मैनेजर के ड्रीम से अगर अलाइन हो जाए तो ओके, सही। तो वहां से मैं समझता हूं मेरे लिए एचआर की फाउंडेशन ही वही होती है कि मैं उस बंदे को हायर करूं जिसके अंदर मुझे एम्बिशन नजर आ रहा है। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के मैनेजर्स निकले जो कि हमारी 100 लोकेशंस को मैनेज कर रहे होंगे। वो कॉम्पिटेंट मैनेजर कहां से आएगा? तो ये जो यंग बच्चा फ्रेश मैंने हायर कर रहा हूं, मुझे इसमें वो नजर आना चाहिए कि मुझे वो पोटेंशियल नजर आता है, थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है। क्या ये मेरा 2 साल के बाद वो सीनियर मैनेजर होगा जो एक लोकेशन को संभाल रहा होगा? आज ये बेचारा जॉबलेस है, उसको कॉफी बनाना भी नहीं आती है। मैं इसको आज झाड़ू पोछा सिखाने वाला हूँ, उसके बाद बर्तन धोना, उसके बाद कॉफी बनाना, उसके बाद सैंडविच बनाना, और फिर सुपरवाइजर का कस्टमर से बातें करना, और फिर मैनेजर बनाना, और फिर क्या वो वहां पहुंचने वाला है? तो मतलब अपने आपको भी वो वाले लोग चाहिए ना अपनी टीम में। सही है। क्योंकि आपके अगर एम्बिशियस गोल्स हैं तो आपको एम्बिशियस लोग चाहिए। अगर आपको मल्टीपल ऑफिसेस खोलने हैं तो उन मल्टीपल ऑफिसेस को रन करने के लिए मल्टीपल लोग चाहिए। तो एक तो अपने माइंड में ये रखना है कि हर बंदे को डेवलप करना है कि लीडरशिप में सबसे पहला रोल इंपॉर्टेंट है यही, कि आपको उनकी उतनी ही फिक्र है उनको डेवलप करने, क्योंकि उन्हीं को डेवलप करने से आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। बजाय ये सोचने के मैं उसको डेवलप करूंगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। ज्यादातर लोग ये सोचते। तो मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं गया छोड़ के, खुदा ना खास्ता, और इसी तरह एवरेज परफॉर्मेंस करता रहा तो क्या फायदा? सही बात है। छोड़ के चला जाए तो छोड़ के चला जाए। मैं तो उसको पूरी फुल ट्रेनिंग दे दूं ना, ताकि जब तक मेरे साथ रहेगा उसका काम ऑप्टिमम होगा। और अगर उसको ये लगेगा कि मेरे साथ रहने से उसको इतना कुछ सीखने मिल रहा है, तो हमेशा यही होता है। हमने एक बड़ी स्पेशल किस्म की एकेडमी में स्पेशल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए भेजा अपने लोगों को कि स्पेशल बरिस्ता स्किल्स, एडवांस स्किल्स सीख कर आओ जाके। तो उसमें 2 रिव्यूज थे। एक व्यू ये था कि हम इनको अगर ये दे देंगे सर्टिफिकेट तो ये जाके कहीं और जॉब में अप्लाई कर देंगे और फौरन भाग जाएंगे। और एक ये था कि एक्सीलेंट, और एक ये था कि नहीं यार, ये जब तक हैं उस वक्त तक तो एक्सीलेंट होंगे ना। और दोनों हुआ। 2-3 लोग भाग गए। 3 महीने पुरानी बात है ये। सही। कम से कम 2 लोग हमने लूज कर दिए। सही। क्योंकि जहां उनको एडवांस उसका सर्टिफिकेट मिला तो वो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगा कि यार मुझे तो अब सीधा डबल सैलरी पे जाना चाहिए। हम तो डबल सैलरी नहीं दे रहे थे उनको, हम तो काम बेहतर करके थोड़ी सी उनको इंप्रूवमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने फौरन से अपॉर्चुनिटी समझा उसको। उनको बहुत जल्दी थी, वो निकल गए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी रिस्पेक्ट करते हैं ना वो, हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं ना। वहां जाके क्या बोलते हैं कि सब कुछ वहां से सीखा है। सही बहुत। तो ये हो गई पहली बात कि अब लोगों को डेवलप करना है। लोगों को डेवलप करने के लिए उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग का टाइम निकालना है लोगों को डेवलप करने के लिए। अब ट्रेनिंग का टाइम कैसे निकालेंगे, कौन करेगा ट्रेनिंग, वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पे। ट्रेनिंग अगर किसी ने की नहीं है तो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? नहीं आती है तो किसी ट्रेनर को पकड़ के लाओ। सही। खुद सीखो, जो अपनी लाइफ में आपने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आप बेहतर हो गए हो, वो चीजें उनको सिखाना शुरू करो। अगर आपको समझ में आ गया है ड्रीम गोल सेटिंग प्लानिंग, तो उनको भी सिखाना शुरू करो ड्रीम गोल सेटिंग प्लानिंग। सही। टीम बिल्डिंग के हवाले से अगेन, तो ये तो पहली फाउंडेशन वही वाली चीज हो गई। दूसरी चीज वही वाली हो गई हैप्पीनेस वाली।
गॉट इट। कि अगर आपने सही है। हैप्पी होना सीख लिया है तो वो आगे तो ऑब्वियसली। आपको उनको सिखाना है हैप्पी हम्म। कैसे होना है। हम्म। दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये हो कि मैं अपने स्टाफ को ये सिखाऊं कि यार जब आप कॉफी वगैरह में घुसेंगे तो आप अपने सारे परेशानियां दुकान के बाहर छोड़ के आएंगे। अक्सर जगहों पे ये सिखाया जाता है यार तुम अपने सारी परेशानियां एक तरफ रखो, जब कस्टमर के सामने आओ तो मुस्कुराओ। ऐसा ही है। तो हमारी थ्योरी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हाँ, कि उसके सारे मसाइल सारे दुख दर्द एक तरफ करके वो मुस्कुराएगा यूं हाँ, करके जबरदस्ती फेक सा। मुस्कुराए। हम ये चाहते हैं कि वो अपने दुख दर्द की बजाय अपनी अच्छाइयों पे फोकस करके ग्रेटिट्यूड सीखकर हैप्पी उठे सुबह। तो हम उसको ये सिखाते हैं तो ट्रेन करते कि हैं। सुबह हैप्पी उठना है। जब वो जॉब पे आता है तो हमने उसको ट्रेन किया हुआ है कि तुम जब एंटर करोगे तो 5 चीजें तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। 5 जबरदस्त बातें हमारी ब्रांड के बारे में, 5 जबरदस्त बातें तुम्हारी जॉब के बारे में। परसों ही मैं किसी को मैं अचानक से पकड़ के पूछता हूं बताओ 5 चीजें। अब वो नया नया बंदा था, उसको 3 दिन हुए थे जॉब पे, और इसको सलाम किया क्या हाल है, उसने बहुत जबरदस्त। उससे पूछा क्या हाल है, उसने कहा बहुत जबरदस्त। इससे पूछा क्या हाल है, उसने कहा ठीक है। कोशिश की उसने हंस के जवाब देने की, उसने बोला ठीक है ओके है। मैं बोला जबरदस्त नहीं है ना? बोलता है हाँ नहीं हाँ नहीं। मैं बोला सुबह उठे थे तो ख्याल आया था जिंदा उठना बड़ी नेमत है? कहता है नहीं ख्याल आया था। मैं कहा अंदर आया तो ख्याल आया था जो 5 चीजें सिखाई गई थी? तो उसको जरा सोचना पड़ा क्योंकि उसका नया नया बंदा है वो, इसीलिए उसको रीइंफोर्स मिल रही थी। तो मैंने उसकी बजाय उसके पूछा, मैंने कहा बिलाल बताओ जरा क्या खास बात है आपकी जॉब में? कहता है जॉब होना सबसे खास बात है। पहली बात तो अंदर खड़े होकर जॉब कर रहे हैं हम लोग, एसी के अंदर, भट्टी में भी खड़े होकर काम कर सकते हैं लोग, धूप में भी लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त। मैं एसी में खड़ा होकर काम करता हूँ साफ सुथरे एनवायरमेंट में। और बताओ तनख्वाह टाइम पे मिलती है, और बताओ ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, और बताओ घर टाइम पे जाने मिलता है, और बताओ ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बताओ सर आप यहाँ खड़े होकर इतनी बातें कर रहे हैं हमसे। एंड में उसने कहा आप यहाँ पे खड़े हैं और हमसे इतनी बातें कर रहे हैं, 5 मिनट आप दे रहे हैं हमें, रिमाइंड करवाते हैं, रीइंफोर्स करवाते हैं, हमें हमारी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये जब वो बंदे के माइंड में ये सब कुछ है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी कस्टमर्स के सामने? ऐसा ही है। उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। ये वही बंदा है जो बेचारा इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है, शादी के लिए कमरा ठीक करवा रहा है, छत पे कमरा बनवा रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रही है उसकी लाइफ में, लेकिन अपनी जगह पर है स्ट्रगल सारी। अच्छा सर, वन मोर थिंग, टीम बिल्डिंग के बारे में हमने बात करी, अब आप बताइए सेल्स कोच भी रहे हैं आप, तो हर इंसान को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा मौका आता है जहाँ उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। अपने आप को बेचेगा, अपनी स्किल को बेचेगा, या कोई प्रोडक्ट बेचेगा। तो सेल्स के हवाले से कुछ टिप्स हैं कि आप सेल्स किस तरह करते हैं? सेल्स के लिए कम्युनिकेशन। ओके। देखें, दो अगेन किसी भी काम में 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है स्किल, एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा फोकस है। Okay. तो अगर मुझे किसी को सेलिंग सिखानी होगी तो पहले तो मैं उसको 4 स्टेप सिखा के उसको बोलूंगा कि अपनी लाइफ का ड्रीम तो सेट करो पहले कि तुम्हें ये बेचना क्यों है, इसको बेचने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जो तुम बेच रहे हो ये तुम्हारा सेल्स टारगेट तुम्हारे इस महीने की इनकम से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि सेल वाले बंदे को कमीशन, इंसेंटिव, बोनस होना जरूरी है। इवन वेटर्स। अभी मैं लास्ट वीक जद्दा में गया था एक रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग असाइनमेंट पे। तो मैं उनको बता रहा था कि बहुत सारे दुनिया में रेस्टोरेंट्स में वेटर्स जो होते हैं ना, वेटर का मतलब वो जो आके आपका ऑर्डर लेता है, वो कमीशन पे होते हैं। तो वो आपके हाथ में ऐसे मेन्यू दे के खड़े नहीं हो जाते यूं करके, अच्छा बताओ क्या चाहिए, आप उसको बोलेंगे ये दे दो, वो बोलेगा ओके और चला जाएगा। वो आपके पास आते ही मेन्यू से पहले बोलेगा आज का स्पेशल सूप ये है, ये कर दूं मैं आपके लिए जब तक आप मेन्यू देख रहे हैं। सही। मैं आपका सूप बोल दूं जब तक ऑर्डर, आप जब तक मेन्यू देख रहे हैं, सूप ये वाला और ये वाला, 2 चॉइसेस देगा आपको, 2 ऑप्शन देगा, वो स्किल्स में आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो गॉट इट। कमीशन होना, बोनस होना, इंसेंटिव होने से उसका बहुत फर्क पड़ने वाला है, उससे उसको अलाइन करना है। तो सेल्स ट्रेनिंग वाले के लिए पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसका बेनिफिट उसकी समझ में आए कि तुम ये जो बेच रहे हो उससे तुम्हारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको एक्चुअल कनेक्शन समझ में आ जाए। जैसे मुझे समझ में आया था उस जमाने में, ये जो मैं 8,000 रुपए का एनसाइक्लोपीडिया बेच रहा हूँ, 500 रुपए मुझे कमीशन मिल रहा है। अगर 500 वाले मैंने 4 बेच दिए तो 2,000 मेरा कमीशन मिलेगा। इस 2,000 से मैं अपनी नई बाइक की 3 महीने में डाउन पेमेंट जमा करूंगा और उसके बाद हर महीने में उसकी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। ओके, सही वो पता होगा। अब मेरे लिए वो 4 सेल्स करना, और मैं सक्सेसफुल हुआ इसीलिए था सबसे ज्यादा। उस वक्त 12 लोग थे टीम में, मैं एकदम से नंबर 1 बन गया क्योंकि मेरी लाइफ में गोल्स और ड्रीम्स चल रहे थे, तो अलाइन भी थे। तो मैंने कहा कि यार ये हुआ ना तो ये होने से बाइक आ जाएगी, ये होने से ये आ जाएगा। पहले तो मैंने पता किया तो पता चला 2,000 की मेरी सबसे पहली जो बाइक थी वो 2,000 रुपए की थी। तो S110 बिल्कुल बुरे हाल में, उसमें चाबी भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, बस उसको किक मारो, स्टार्ट करो, धक्का मार के ब्रेक मारो, रोक दो,
मैंने उसको बोला चाबी तो होनी चाहिए ना, बोलता है इसको कौन ले जाएगा, चाबी क्या करना है। मतलब ये हाल था, वो खुद कह रहा था उसको बेचने वाला सही सही कि इसको क्या करोगे लॉक करके, तो स्टार्ट ही नहीं होगी किसी से, खुद कह रहा था तुम बस सीख लो स्टार्ट कैसे होती है। सही सही। तो 2000 वाली बाइक से 10-20 हजार वाली बाइक पे जाना था। तो सेल्स के लिए पहली टिप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनको समझाओ कि ये तुम्हारा क्या करना है, अगला क्या है तुम्हारी लाइफ में गोल, अगली चीज क्या है जो तुम्हें और चाहिए। उससे बाइक चाहिए ना, कितने की आती है नई बाइक, डाउन पेमेंट कितनी चाहिए, आजकल क्या होती है डाउन पेमेंट नई बाइक की? मेरे ख्याल से 15-20-25 हजार रुपए। हाँ, तो 25,000 रुपए चाहिए ना, तो 25,000 अगर तुम्हें सेव करना है तो तुम ये वाला काम अगर करोगे तो ये सेल करोगे तो 3 महीने में तुम्हारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें तो पहले तो उसको रीजन समझ में आया ना कि वो मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल में मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, कंफर्टेबल होकर सेल नहीं होती है कि मैं सिर्फ आपको बता दूं कि यार ये प्रोडक्ट है इतने की, ये लेना है, नहीं लेना है, कोई बात नहीं, काम हो गया। और मैं अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर दी कि हाँ मैंने 3 लोगों से बात कर ली। वो अंदर से उसको पहले तो वो लगे ना एम्बिशन, क्या क्यों बेचना है मुझे इसको, अपने आप को ठीक करे ना पहले, अपना माइंडसेट सही है। दूसरी चीज ये है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है क्या वो जेन्युइनली उसकी हेल्प करने वाली है या नहीं बायर की। कभी कभार प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो जेन्युइनली बायर की हेल्प करती है, कभी कभार प्रोडक्ट ऐसी होती है कोई जेन्युइनली हेल्प नहीं करती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको बताने की कि इसको लेने से आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ऐसा ही है। तो कोशिश ये करें कि प्रोडक्ट वाकई में ऐसी हो कि मैं आपसे कहूं कि यार वाकई में हमारी कॉफी जबरदस्त है, क्योंकि उसमें रोस्ट भी फ्रेश है, उसमें ये भी है, उसमें ब्रू है, उसमें ये है, उसमें इंग्रेडिएंट्स है, उसमें रेसिपी है, वो परफेक्ट वाली हम बना के पिलाने वाले हैं आपको कैपुचिनो। तो वो मैं बिलीव करता हूं कि वो वाकई सुपीरियर है, मैं बिलीव करूं उस प्रोडक्ट में, और मैं ये बिलीव करूं कि कॉफी अच्छी है आपके लिए। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ जो आपको नुकसान देने वाली है। खैर कॉफी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं कि वो वाकई उससे कोई उसका, तो कस्टमर उसको ये सिखाना है कि कस्टमर को प्रॉब्लम अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभार उसको प्रॉब्लम पता ही नहीं होती है तो उसको अवेयर करना पड़ता है। ऐसा ही कि क्या आपको पता है कि अगर इतने लोग सिक लीव पे जाते हैं साल में तो उसका कितना लॉस होता है। क्या आपको पता है कि लोग जो लेट आते हैं काम पे उससे क्या होता है। तो पहले उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, उसको बताया कि अगर सब लोग टाइम पे आने लगे तो क्या होगा। फिर वो उससे कहे कि ये है मेरे पास अटेंडेंस मशीन। सही सही सही। हर बंदा आएगा उस पर यूं करके टच करेगा और जाके बैठ जाएगा, बजाय रजिस्टर में लिखने के एक बंदा सबका टाइम नोट करे। ऐसा ही है। जो बंदा आएगा उस पर अपना थंब रखेगा और जाके बैठ जाएगा, जब वो जाएगा तो थंब रखेगा और चला जाएगा। कितना आसान हो गया, एफिशिएंसी भी है, इफेक्टिवनेस भी है, प्रोडक्टिविटी भी। और आपने बटन दबा के अपने फोन पे रिपोर्ट निकालनी है, कौन बंदा डिसिप्लिन्ड है उस पर फोकस करें, उसको लीडर बनाएं, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन है। आप 8 बजे बुलाते हैं, वो रोज 7:55 पे आता है, और वो जो बंदा 8:15, 8, 8:30, 9 बजे आता है, उसको डिसिप्लिन सिखाना है। सही। अब मैंने आपको ये भेज दी अटेंडेंस मशीन, ये मेरे माइंड में क्यों है, क्योंकि आज ही हमने वो अटेंडेंस मशीन देखी है। तो मेरे माइंड बिल्कुल फ्रेश था वो, यानी अटेंडेंस मशीन तो ऐसे बिकनी चाहिए कि इसका सेल्समैन हो तो वो तो पूरा दिन हर एक को जाके बेच दे मशीन। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर कंपनी में हर जगह पर ये इशू है कि लोग टाइम पे नहीं आते हैं। ऐसा ही है। तो पहले तो उसका टूल लगाओ ना, एनालिसिस मेजर करने के लिए कि कौन टाइम पे नहीं आता, कितने लोग टाइम पे आते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना प्रोडक्टिविटी हर्ट होती है। तो सबसे पहला टूल तो वो लगाओ। ऐसे ही। तो वो तो सबसे आसान होना चाहिए बेचना, कि ना सिर्फ ये टूल है जो आपको बताएगा जब आप वो रिपोर्ट निकाल के उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा कहता है नहीं सर मैं तो टाइम पे आता हूँ, नहीं सर मैं तो कभी कभार 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ। अब उसके सामने आप रिपोर्ट रखें प्रिंट करके, या उसको व्हाट्सएप कर दे वहां से स्क्रीनशॉट लेके। सही है यार, इसको रिव्यू करो तो पता चलता है कि तुमने टोटल इस महीने 12 घंटे तो तुमने मार दिए डंडी सिर्फ लेट आके। सही सही। अच्छा सर, अब मैं इसके अंदर क्योंकि वक्त भी हमारे पास, तो सेलिंग के अंदर मैंने 2 बातें बताई आपसे। एक तो ये बताई कि बेचने वाले का पर्सनल एम्बिशन गोल अलाइन हो, उसको क्लियर बेनिफिट नजर आ रहा हो, कमीशन की सूरत में, बोनस की सूरत में, इंसेंटिव की सूरत में, प्रमोशन की सूरत में, तो उसका मोटिवेशन होना जरूरी है बेचने के लिए। मोटिवेशन के बगैर सेल नहीं होती। दूसरा, उसका प्रोडक्ट के अंदर बिलीव होना जरूरी है, ताकि वो उसी इंथुसियाज्म से वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सके, बजाय ये बोलने की यार ये अटेंडेंस मशीन है, अच्छी है, बहुत फायदा होगा, बोले ये होगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, ये करेंगे तो ये होगा, रिपोर्ट जनरेट होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देख रहे हैं इंथुसियाज्म। तो इंथुसियाज्म वहां से आता है जब वो प्रोडक्ट में बिलीव करे। तीसरी चीज, प्रॉब्लम किसी का सॉल्व करना है। तो ये 3 मैंने बेसिक टिप्स दिए हैं, तीनों अलग अलग हैं और तीनों एक्शनेबल स्टेप्स हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के ऊपर भी चलते हैं। आपने एक किताब लिखी ढिंचैक लाइफ, राइट? तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके समझा भी कि यार क्या है क्या नहीं है। तो उस किताब के अंदर आप मुझे बताइए कि रिलेशनशिप्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने आपके पोस्ट भी देखते रहता हूँ और आपका माशाल्लाह रिलेशनशिप मुझे बेहतर लगता है, अपनी वाइफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी।
तो इस रिलेशनशिप को आप बताएं कि एक इंसान कैसे मैनेज कर सकता है और कैसे बेहतर कर सकता है। तो एक तो गूगल कर ले 45 टिप्स फॉर हैप्पी मैरिज बाय मुश पंजवानी। अच्छा। तो चूंकि जो किताब में जो भी कुछ है वो ब्लॉग पे भी लिखा ब्लॉग गया पे था भी कभी लिखा ना है। कभी। तो ये फायदा है उसका कि आपके पास किताब हो या ना हो, आप गूगल पे जब टाइप करेंगे 45 टिप्स फॉर हैप्पी मैरिज बाय मुश पंजवानी तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। सही। अब वो 45 टिप्स मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने लिखी थी आज से 15-20 साल पहले, लेकिन मुझे ये याद है कि उसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। पहला वाला जो था वो कम्युनिकेशन था, कि अपनी कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन के अंदर 10-15 टिप्स थी कि कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि खुल के बात करो, सच बोलो, एक दूसरे के सामने बात करो, इसकी बुराई उससे जाके ना करो, इसके बारे में उसकी बात मत सुनो। ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है जी। जो हमारे घरों में बहुत कॉमन होता है कि वो मुझे बताएगा कि उसने ऐसे बोला था, ऑफिस में भी और घर पर भी। तो गॉसिप को निकालना है अपनी लाइफ से, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आज का। एक इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी लाइफ में अगर करनी है तो गॉसिप का मतलब गीबत को निकाल दो। ना सुनना है ना करना है कि उस बंदे की बुराई आपके सामने नहीं करनी, मुझे कह रहे उसने मुझे पता है ये हुआ था, उसने मुझे कहा था, उसके बारे में बात नहीं करनी। आप बोलो कि यार वो जो सामने बैठा है ना उसकी बात करो, हाँ वो तो है नहीं ना अभी, उसके बारे में क्या करेंगे बात करके, वो जब सामने होगा तो बात कर लेंगे। अभी तो यार ये है ना, और मैं हूँ और आप हो, तो अभी हम तीनों के बारे में बात कर सकते हैं। ये अप्रोच है इसका, सही, कि जो नहीं है उसकी बात नहीं करनी। सही। अक्सर लोग इस तरह से आएंगे आपके पास कि नहीं लेकिन आपको मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, मैंने देखा ऐसे किया, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि उसकी ड्यूटी है। सही। कि मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा तो मैं किसको बताऊंगा, उसने चोरी करी है, हाँ अगर चोरी करी है तो मुझे बताना तो फर्ज हो गया। लेकिन बाकी तो बातें आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको हो गया हाँ यार मुझे पता है कौन कितने में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे सब पता है। लेकिन उसने ऐसे बोला, उसने बोला वो क्या बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसको बोलना होगा मुझे बोल देगा आके। तो गॉसिप से रिलेशनशिप खराब होती है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये सब आ जाता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, कम्युनिकेशन से सच बोलना है, बातें शेयर करनी है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बोलना है, जो चीज आपकी मुझे अच्छी नहीं लग रही है मुझे आपको बतानी है कि यार मुझे जिंदगी गुजारनी है आपके साथ, आप में से तो स्मेल आती है। कौन बोलता है? ये कौन बोलता है कि मैं तो बैठ नहीं सकता आपके साथ, मैं सोऊंगा कैसे आपके साथ? सही बात। तो मिसाल दी छोटी सी मैंने। जी। ऐसी चीजें लोगों को बॉदर करती है तो बोलो ना, जो बॉदर कर रहा है वो बोलो। तो कम्युनिकेशन एक सेक्शन हो गया पूरा कि किसी से भी रिलेशनशिप बेहतर करनी है उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बेहतर हो। कम्युनिकेशन बेहतर करने का मतलब उसकी जो बात बुरी लग रही है उसको बोलो, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे शेयर करो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, उसकी बुराई किसी और से जाकर नहीं करो। और खास तौर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अपने इन लॉज को अपने रिलेशनशिप से बाहर रखो। सही, बेस्ट। आपको भी अपने ससुराल को रिलेशनशिप से बाहर, मैं भी अपने ससुराल, मतलब ये कि हमारे रिलेशनशिप के ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना उसके अम्मी अब्बा का, ना मेरे अम्मी अब्बा का, ना मेरे खानदान का, उसे खानदान का। हमारी रिलेशनशिप का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई ना कि इन लॉज को बाहर रखना है रिलेशनशिप से। सही। कम्युनिकेशन था पहला। दूसरा जो था पॉइंट वो था रोमांस को अलाइव रखना जरूरी है। सही। और ये बड़ा मुश्किल एक है। मैं जब पहली दफा मिलने जाते थे तो कैसे तैयार होके गए थे एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, तो रोज तैयार होना है। सही। 50 साल हो गए शादी को, आज भी तैयार होना है। आज भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मैं उसको मेकअप करना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। तो ये नहीं था कि यार अब तो बड़े हो गए। ओ भाई बड़े हो गए तो मतलब उसी तरह रोमांस तो वहीं से शुरू होता है ना, कि अपने आप अपना बेस्ट उसके सामने रखना, आई लव यू बोलना, गुड बाय बोलना, मैसेज करना, बाहर से कॉल करना, एसएमएस करना, लव यू वाला, मिस यू वाला मैसेज करना, ये सब रोमांटिक चीजें हैं सारी। जी। जाके डिनर करना, जाके सनसेट बैठ के देखना समंदर के सामने, अच्छी जगह पे जाके डिनर करना, अकेले मियाँ अम्मा अब्बा को छोड़ के, बहनों को छोड़ के, सब छोड़ के अकेले जाना आउट बाहर। तो वो उसी वक्त होगा जब अम्मा अब्बा से आपने अच्छी सेटिंग बनाई होगी, तो बच्चों को उनके पास छोड़ेंगे, वो नाराज नहीं होंगे। हाँ, कि दादी को शौक है बच्चों को संभालने का, ये लो आपका टाइम आ गया, आज हम फ्राइडे को जाते हैं बाहर घूमने, बच्चों को उनके पास छोड़ के। बच्चों को भी ट्रेनिंग मिल जाती है कि ये भी कोई चीज होती है लाइफ में करने वाली, कि एक दफा हमारी बारी, एक दफा अम्मी की बारी। हमारे बच्चों को हमने बड़ा पागल बनाया हुआ था। उनको एक एज में आके समझ में आ गया कि यार क्या मतलब हमारी बारी अम्मी की बारी, जब हमारी बारी होती है तो अभी भी साथ में होती है। तो एक एज में आकर उनको बात समझ में आई कि अब्बा हमेशा ये बोलते थे कि यार आज आपकी बारी, आज अम्मी की बारी, आज आपकी बारी, अम्मी की बारी। बोलते नहीं, हमारी तो बारी के साथ हमें हमेशा होती है, और मम्मी की बारी तो हम नहीं होते। फिर उनको समझाया कि हाँ वो ये दरअसल यूं होता है। तो
बच्चे भी ये सीखते हैं, बड़े होते हैं तो देखते हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इनफैक्ट पेरेंटिंग टिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप ये है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो बच्चे अच्छे बनते हैं। सही। कि वो एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए, एक दूसरे से प्यार से बात करते हुए, तो वो बच्चों के लिए पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो सब कुछ करना। ऐसे ही। आखिरी हम सवाल ये पूछेंगे आपसे कि आप क्या, क्योंकि आप हमारे पहले गेस्ट हैं जो कि माशाल्लाह एक एज गुजारी है आपने अपनी चीज़ों को समझते हुए, क्या एडवाइस देंगे जो अभी 20s के अंदर है, 30s वालों के लिए एडवाइस और 40s वालों के लिए एडवाइस? क्योंकि आपने तीनों फेजेस देखे अपनी लाइफ के, तो इन तीनों फेजेस के अंदर एक इंसान को क्या एडवाइस देंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। सही। अगर लाइफ बेहतर करनी है तो जिस तरह आपको जबरदस्ती स्कूल में इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाया गया, अब आप अपने आप को पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाएं। सही। लाइफ बेहतर करनी तो समझें कि ये एक सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा, स्कूल में मिस हो गया, कॉलेज में मिस हो गया, यूनिवर्सिटी में मिस हो गया। चाहे आप डॉक्टर बन गए हो, चाहे आप इंजीनियर बन गए हो, पायलट बन गए हो, आप ये अंडरस्टैंड करें आज के एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया। सही। आज पकड़ लें उस सब्जेक्ट को, चाहे आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, और वो सब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी। वो सब्जेक्ट क्या है? हैप्पीनेस। कहां से शुरू करेंगे? शॉन एकोर। गूगल करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स, गूगल करेंगे हैप्पीनेस टिप्स, गूगल करेंगे हैप्पीनेस एक्सपर्ट्स, और लिस्ट निकलेगी जो टॉप 3 लोगों की। उनको पकड़ के उस रशियन डॉक्टर का नाम हमेशा भूल जाता हूं जो मैं शॉन एकोर के साथ सजेस्ट करना चाहता हूं, एक रशियन नाम है बड़ा मुश्किल सा, खातून का, वो आ जाएगा टॉप के ऊपर। पॉडकास्ट उनका सुने, उनका यूट्यूब का सेशन सुने, उसका ये सुने, और एक स्पार्क आपके समझ में आएगा कि ये तो एक नई चीज है, वाकई ये तो एक सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लिया सही तो आपकी जिंदगी सारी अंदाज से पढ़ लिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग मेरी तरह टिप्स बताएंगे आपको प्रैक्टिकल कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सारे एक्सपर्ट्स सबसे पहला स्टेप ग्रैटिट्यूड को बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड को बोलते हैं। तो क्या मतलब सोचें कि जो मजहब में सिखाया गया है वो 20 साल के रिसर्च के बाद किताब में सबसे पहला स्टेप ये लिखता है कि शुक्रगुजारी करो। सही, ऐसे ही है। और दूसरी चीज वही वाली 4 स्टेप्स वाली, जिंदगी के जिस स्टेज में भी हो, ड्रीम लिखो, पकड़ के उस पर काम करना शुरू करो, बिलीव करना शुरू करो कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है आपके लिए, कि आपको देखना है जाके। मैं कहता हूँ सिर्फ 45 कंट्रीज देखी हैं और शहर को गिनूं तो शायद 150 शहर देखे हैं सिर्फ दुनिया के। सोचता हूँ सिर्फ, तो मेरी लिस्ट में अभी भी हैं 5-10 जो बाकी हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तो एक टू डू लिस्ट दिमाग में होना जरूरी है कि लाइफ में क्या क्या करना है। ट्रैवल इसमें जरूर होना चाहिए, हैप्पीनेस जरूर होना चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस जरूर होना चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस जरूर होना चाहिए आपके लाइफ के ड्रीम्स के अंदर। क्योंकि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए होंगे उनकी बहुत सारे लोगों की लाइफ बेहतर हो सकती हैं। सही है, आपके बिजनेस की वजह से। सही है सर। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। अभी भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं पूछना चाहूँगा, बट यस वक्त भी देखना होता है सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हमने बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में सर को देखा और समझा चीज़ों को। ख़ास तौर पे अगर हम इस पॉडकास्ट की बात करें कि आपको क्यों देखना चाहिए, और तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले हैप्पीनेस, कि एक इंसान खुश कैसे रहता है। दूसरा अगर मैं बात कहूँ तो आपको कि वो 4 स्टेप्स जो सर ने बताए, ये 2 चीज़ें जो कि आज के पॉडकास्ट से आपको मिलेंगी, और आप ये चीज़ें वो हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर आखिरी कोई पैगाम आप देना चाहें इन सोबतों को लेके, इन बैठक्स को लेके जो हम आपस में बैठे बड़ों से सीखने के हवाले से, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, और कुछ नहीं है, बस वही सब कुछ है। आखिरी बात अगर कहूँगा तो ये कहूँगा कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा सुन के, और आप करोगे बड़ा मजा आया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन कोई फायदा नहीं सीखने का, कोई फायदा नहीं है सुनने का। 1.5 घंटे से हम बातें कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चला क्या फायदा होगा 1.5 घंटे की कहानी सुनने का। एक्शन लिस्ट बना के काम करना है, और एक्शन सुनने के 24 घंटे के अंदर लेना है। आप डिसाइड करें आपको क्या एक्शन लेना है, और वो एक्शन ले लें तो फायदा है इन सारी अच्छी पॉडकास्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।